हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब वो बढ़िया से हो गए। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखा था और जो आज की क्लास होने वाली है एंड दैट टॉपिक इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। जब हमारी एक्चुअल डिमांड प्लान्ड डिमांड से ज़्यादा हो जाए या फिर जब हमारी एक्चुअल डिमांड प्लान्ड डिमांड से कम हो जाए। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि हमने प्लान की थी कि डिमांड होगी 100 की। डिमांड कितने की होगी? 100 की। बट वो निकल के आई 110। एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है ना, हमने प्लान की थी 100 की, बट एक्चुअल में डिमांड कितने की हुई? 110 की। अगर इसी का हम रिवर्स कर दें कि प्लान्ड डिमांड थी हमारी 100 की बट डिमांड हुई 90 की, तो ये क्या हो गया? एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो चलिए आज हम पहले एक्सेस डिमांड को देखते हैं कि एक्सेस डिमांड होती क्या है। कहता है एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी। तब कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। बट उसके आगे भी कुछ बच्चा लिखा हमने, क्या लिखा हुआ है? कोरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। कहते एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा तो हो गई, बट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, सभी जो काम कर रहे हैं, जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, उसको क्या कहते हैं हम? फुल एम्प्लॉयमेंट। जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए हम वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक्चुअल डिमांड ज्यादा आ गई, उसको हम कैसे कॉप अप करें? सो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? एक्सेस डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी पर इकोनॉमी में जितनी आउटपुट की हमें जरूरत थी वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहता है एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। और इन्फ्लेशनरी गैप को क्या कहते हैं हम? जहां पे एक्चुअल डिमांड एग्रीगेट डिमांड से प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि डायग्रामेटिकली ये क्या कहना चाहता है। चलिए, ये आ गया मेरा ग्राफ। यहाँ पे y 0 एंड x एक्सिस। सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो किस पे बनती है? 45 डिग्री ऑफ एंगल पे। और ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई और ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड। और ये मेरा आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, मींस फुल एम्प्लॉयमेंट। ये मेरा क्या आ गया? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें क्या कह रहा था? मीनिंग को अगर हम देखें, मीनिंग में कह रहा था एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं। ये मेरी आ गई एग्रीगेट डिमांड AD1। अब आप देखो, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही थी। जब मेरी एक्चुअल डिमांड AD1 हुई तो मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, E1। पर हम E1 तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है कि जितनी भी इकोनॉमी को जरूरत थी हम वो पूरी कर रहे हैं। जितने भी लोग थे वो सारे काम कर रहे हैं, जितनी इकोनॉमी को आउटपुट की जरूरत थी हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो जो ये शेडेड एरिया हो गया मेरा, जो ये मेरा शेडेड एरिया है, ये क्या है? मेरा इन्फ्लेशनरी गैप। मैं तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं हम? एक हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना?
ई को क्या कहेंगे हम, फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, E1 पे तो हम शिफ्ट हो ही नहीं सकते। तो जो ई और E1 के बीच का जो डिफरेंस हुआ, एक्चुअल डिमांड और प्लान डिमांड का जो डिफरेंस हुआ, उसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप। सो दिस इज माय इन्फ्लेशनरी गैप। आगे समझ बच्चा, इसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप। अब पढ़ो दोबारा, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। कहता है जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड थी, जो हमारी AD1 कर्व है, उसको हम एक्सीड कर रहे हैं प्लान्ड डिमांड से, जो रेड कलर में दी है AD में। और जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो गया मेरा, इन्फ्लेशनरी गैप। ये था हमारा एक्सेस डिमांड का मीनिंग और उसकी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से रीजंस हैं कि जिस वजह से एक्सेस डिमांड राइज होती है, किन कारणों से हमारी एक्सेस डिमांड राइज होती है। तो सबसे पहला आ गया राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हमने भी वो भी किया हुआ है। आप बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार इसकी जितनी वीडियोस हैं उन सभी वीडियो को विजिट जरूर करें, उनको देखें, तभी ये सारा आपको ये जो लेक्चर्स हैं समझ आएंगे अच्छे से। सो राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब हुआ हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम थी 100 की, मेरी इनकम कितने की थी, 100 की। पहले मैं खर्चा कर रहा था, सोचा मैंने 80 का, मैंने कहा चलो कोई ना, 80 का नहीं करते, मैंने 90 खर्च कर दिए, 10 ज्यादा खर्च कर दिए। अब जो मैंने 10 ज्यादा खर्च किए उससे क्या होगा, डिमांड राइज होगी, क्योंकि मैं मांग ज्यादा की कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं 80 रुपये खर्च करूंगा, बट मैं खर्च कितने कर रहा हूँ, 90 रुपये खर्च कर रहा हूँ। 10 ज्यादा कर दिए, इसलिए कर दिए कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन राइज होगी उससे। सो जो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस हैं, ये हम खुद ही राइज कर रहे हैं, ये हम लोग ही राइज करें। जब हम खर्चा ज्यादा करेंगे इट मीन्स हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, पर जो इकोनॉमी है वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकती है जितना उसने प्लान किया हुआ है। सो फर्स्ट वन इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब दूसरा आ गया रिडक्शन इन टैक्सेस। जब मेरे टैक्सेस कम हो जाए, अगर मेरे टैक्सेस कम हो जाए, अगर मेरी इनकम 1 लाख थी और गवर्नमेंट उस पर लेट से 10% टैक्स ले रही थी, तो कितना आ गया मेरा, 10,000 आ गया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम टैक्स 10,000 नहीं लेंगे आपसे, हम आपसे लेंगे 5,000। हम कितना टैक्स लेंगे आपसे, 5,000 टैक्स लेंगे। इट मीन्स जो मेरे पास रियल इनकम 5,000 इंक्रीज होगी, मेरी इनकम 5,000 से इंक्रीज हो गई। अब मैं कहूंगा ना ये 5,000 जो बच गया मेरे पास है, इसको कंज्यूम करते हैं। अब खर्चा करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे फिर से। सो सेकंड वन क्या हो गया मेरा, रिडक्शन इन टैक्सेस। जब टैक्सेस कम होंगे तब भी डिमांड राइज होगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन राइज होगी। थर्ड वन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार ने खर्चे करने शुरू कर दिए, नई सड़क को उन्होंने तोड़ा फिर से बना दिया, फिर से तोड़ा फिर से बना दिया। वैसे भी ऐसे ही चलता है इंडिया में, है ना। तो जब सड़क को उन्होंने तोड़ के नई सड़क बनाई, अब नई सड़क बनाई फिर से लोगों को काम मिला, लोगों को काम मिला उनको इनकम मिली, इनकम मिली तो किसकी सिचुएशन राइज होगी, डिमांड की। इट मीन्स वो भी क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ये भी क्या कारण हो गया एक्सेस डिमांड का। तो ये भी एक रीजन है एक्सेस डिमांड का, कि जब गवर्नमेंट अपना खर्चा इंक्रीज कर देती है, उस इंक्रीज एक्सपेंडिचर से, जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट में इनकम मिली, जो लोग काम कर रहे थे और उन्होंने आगे पैसा वो कंज्यूम किए। जब वो पैसा कंज्यूम करेंगे इट मीन्स वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज फॉल इन इंपोर्ट। बाहर से हमें गुड्स आनी बंद होगी, बाहर से हमें गुड्स आनी बंद होगी, बाहर से माल नहीं आ रहा। अब बाहर से माल नहीं आ रहा तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा, डोमेस्टिक मार्केट प्रोड्यूस करेगी, लोकल मार्केट प्रोड्यूस करेगी।
उस वजह से भी क्या होगी, मेरी एक्सेस डिमांड राइज होगी। फोर्थ वन इज फॉल इन इंपोर्ट। फिफ्थ आ गया मेरा राइज इन एक्सपोर्ट। जो लोकल मार्केट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कहते हैं कि लोकल मार्केट ने 100 की गुड्स प्रोड्यूस की, बट उसमें से 90 की उसने एक्सपोर्ट कर दी, 90% उसने एक्सपोर्ट कर दिए, 10% ही बचा। बट जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगी, इंडियन इकोनॉमी भी तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगी, ठीक है ना। अब इंडियन इकोनॉमी में कितना बच गया, 10% बच गया। अब लोग तो डिमांड करेंगे कि हमने भी खाना है, हमने भी पीना है, सब कुछ करना है, कंजम्पशन तो वो भी करेंगे। अब कंजम्पशन करेंगे तो उसके लिए वो डिमांड करेंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। तो ये भी एक रीजन हुआ राइज इन एक्सपोर्ट। सिक्स्थ वन इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मेरे को जो इनकम हुई मैंने उससे आगे इन्वेस्टमेंट कर दी, रिटर्न आई वो मैंने कंज्यूम कर ली, या फिर उसको मैंने फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी। पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, मेरा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अराइज कर रहा हूँ मैं। सो सिक्स्थ वन इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो भी उससे रिटर्न आ रही है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करी जा रहा हूँ। ऊपर तो हमने कर लिए रीजंस, ऊपर हमने क्या किए, रीजंस कर लिए। अब उन रीजन से, जो एक्सेस डिमांड के रीजंस हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहला आ गया इफेक्ट ऑफ आउटपुट। कहता क्या आउटपुट पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटपुट पे इम्पैक्ट मेरा नहीं पड़ेगा। बच्चा याद करो, जब नया नया कोविड 19 आया था, कोविड 19 आया, तब सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जितने भी ये थे, सोप्स वगैरह हो गए, तो इनकी डिमांड सडनली इंक्रीज होगी, इनकी डिमांड सडनली इंक्रीज हुई। अब जब इन सबकी डिमांड सडनली इंक्रीज हुई, तो हम प्रोडक्शन तो सडनली इंक्रीज नहीं कर सकते, उसमें तो टाइम लगेगा। जैसे मार्केट में सैनिटाइजर्स की सडनली डिमांड इंक्रीज हुई, 10-10 रुपए का सैनिटाइजर 50 रुपए में, 5 रुपए का मास्क 50 रुपए में बिकना शुरू हो गया। तो उससे क्या हुआ, हम आउटपुट तो को सडनली इंक्रीज तो करेंगे नहीं, उसको तो टाइम लगेगा इंक्रीज होने में। तो एक्सेस डिमांड का आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड वन इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब इसको भी हम को रिलेट करें कोविड 19 से ही, जैसे सैनिटाइजर की एग्जांपल ली हमने कि सैनिटाइजर्स की डिमांड सडनली इंक्रीज हुई। अगर सैनिटाइजर्स की डिमांड सडनली इंक्रीज हुई तो हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे नहीं। अगर हम आउटपुट नहीं इंक्रीज कर रहे तो हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज कर दे सडनली, हम बंदों को काम पे सडनली थोड़ी रख देंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट इतनी जल्दी मिलेगी नहीं। जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तब तक हम आउटपुट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी, और मार्केट में सैनिटाइजेशन अवेलेबल नहीं होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड जो है, इसका ना इम्पैक्ट मेरा आउटपुट पे पड़ेगा ना मेरा एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा, क्योंकि हम ये दोनों ही सडनली इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे आज मेरी सैनिटाइजेशन की डिमांड सडनली इंक्रीज हुई, तो मैं ये ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ कि सडनली मैंने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दी, उसको तो टाइम लगेगा। या प्रोडक्शन सडनली इंक्रीज कर दी, प्रोडक्शन को भी टाइम लगेगा। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन जर्नल प्राइस लेवल। जर्नल प्राइस लेवल मीन्स महंगाई का बढ़ना, महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन, आसान भाषा में इसको कहें तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन। फिर से हम इसको कोविड 19 से रिलेट करते हैं। सैनिटाइजेशन जो थी उसकी डिमांड इंक्रीज हुई, डिसइंफेक्टेंट्स उनकी डिमांड इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, तो मार्केट में क्या हुआ, 5 वाला मास्क 50 रुपए में बिकना शुरू हो गया। 10-20 वाला सैनिटाइजर जो था वो 50 में, 100 में, 150 में बिकना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ, मेरी महंगाई इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन आ गया। सो एक्सेस डिमांड का किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा महंगाई पे, महंगाई बढ़ेगी। जब एक्सेस डिमांड होगी तो महंगाई बढ़ेगी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक जो हमारा था, इम्पैक्ट, रीजंस और
उसका मीनिंग एक्सेस डिमांड का, जिसमें हमने देखा कि जब एक्चुअल डिमांड ज़्यादा होगी मेरी प्लान्ड डिमांड से, और जो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, शेडेड एरिया जो मैं डायग्राम में देख रहे हो आप, शेडेड एरिया जो है वो क्या है मेरा इन्फ्लेशनरी गैप। इसी इन्फ्लेशनरी गैप को क्या कहेंगे हम, एक्सेस डिमांड, क्योंकि हम ई से E1 पे सडनली शिफ्ट नहीं कर सकते, आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ई पॉइंट पे हमने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया हुआ है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।